हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज किसी दवाई के बारे में नहीं जानेंगे या किसी बीमारी के बारे में नहीं जानेंगे। दोस्तों आज जानेंगे, बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त लोग भी है और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मेडिकल स्टोर जो होते हैं वो खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना पैसा लगता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अब सबको तो जवाब दे नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके सभी को मैं जानकारी दे दूं। दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरा बता दूंगा आपको कि कितना खर्चा आता है, कितना डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ जमा करना पड़ता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब गांव में खोलने से या फिर शहर में खोलने से कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गांव में खोलिए या शहर में खोलिए, आप कहीं भी खोलिए, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट एक ही लगता है, जो आपको हर जगह देना पड़ता है। तो जानेंगे, आपको शुरू से अंत तक जानेंगे कि आपको क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देखा गया है सबसे पहले कि आपको मान लीजिए अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर आपको फार्मासिस्ट बनना है, यानी कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मेडिकल लाइन में जाने से पहले सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको यानी कि 10th के बाद, यानी जब आप मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने के बाद जब आप इंटर में जाते हैं तो इंटर में आपको साइंस सब्जेक्ट चुनना होता है। अगर आपको फार्मासिस्ट करना है तो फार्मासिस्ट करने के लिए क्या होता है, आपको 10th के बाद इंटर में आपको साइंस रखना है, साइंस में आपको बायोलॉजी रखना है। दोस्तों बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, साइंस तो रख लेते हैं लेकिन बायोलॉजी नहीं रखते हैं, मैथ रख लेते हैं। दोस्तों तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर आपको फार्मासिस्ट करना है तो आपको बायोलॉजी रखना होगा, यानी कि इंटर में आपको बायोलॉजी रखना है। तो दोस्तों अगर आप 12th पास हो जाते हैं, यानी कि आपने इंटर में ट्वेल्थ में आपने क्या किया, साइंस लिया, साइंस से आपने बायोलॉजी लिया और आपने 2 साल पढ़ाई की। 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब आप एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं, दोस्तों जब आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद आपको क्या होता है, 12th का सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों यहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 12th पास हो जाते हैं तो 12th पास होने के बाद क्या होता है, आप फार्मासिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि फार्मासिस्ट में तीन तरह के फार्मेसी होता है। पहला तो होता है डी फार्मा, दूसरा होता है बी फार्मा और तीसरा होता है फार्मा डी। यानी कि ये 3 तरह का कोर्स होता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, या फिर आप डी फार्मा भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं और फार्मा डी आता है वो भी आप कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 12th के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं फार्मेसी में, तो आपको जब आपको एडमिशन हो जाता है तो आपको फार्मेसी का कोर्स चलता है, यानी कि 2 से 4 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा, बी फार्मा या फार्मा डी आपको 2 से 4 साल में आपका कोर्स आपको कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। मेडिकल चलाने के लिए एक लाइसेंस आपको क्या होता है, मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको जब लाइसेंस मिल जाता है तो आपको आपके मन में होता है क्या, आप मैं फार्मेसी हो गया हूं तो क्या मतलब क्यों नहीं मैं अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लूं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। जब फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसी करने के बाद तो लोग यही सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये हैं कि फार्मेसी करने के बाद वो जॉब करने लगते हैं किसी अस्पताल में, किसी मेडिकल अस्पताल में, जो मेडिकल होते हैं बड़े बड़े अस्पताल में, तो वहाँ आप जॉब करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप सोचता है कि मैं खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकूं। तो बहुत सारे लोग ऐसा है जो पहले प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कहीं दूसरे जगह जॉब करते हैं, बाद में वो अपना मेडिकल स्टोर खोलता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो फार्मेसी करके आते हैं और अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में भी है कि हम अपना मेडिकल स्टोर खोलें तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से जानकारी मैं दूंगा कि किस तरह आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दोस्तों मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक रूम की जरूरत पड़ता है, यानी कि आपको एक दुकान की जरूरत पड़ता है।
दोस्तों अब दुकान आपको कम से कम 10 बाई 10 का होना चाहिए। अगर आपने मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अगर आपने ठान लिया है तो आपको सबसे पहले तो एक मकान खोजना है पक्के का, जिसमें आपको कम 10 बाई 10 का रूम होना चाहिए। 10 बाई 10 का रूम जब अगर आपको मिल जाता है तो अब आप सोचते हैं कि अब मुझे रूम मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। एक लाइसेंस तो आपको मिलता है, जो आप डिग्री हो गया आपका, जो आप फार्मेसी जो करते हैं, तो फार्मेसी में क्या होता है, वो आपका डिग्री हो गया। फार्मेसी अगर आपने किया तो क्या होगा, वो आपका डिग्री हो गया, यानी कि डी फार्मा या बी फार्मा या फार्मा डी जो भी किए हैं उसका एक डिग्री आपको हो गया। लेकिन आपको मेडिकल खोलने के लिए एक लाइसेंस और आपको बनाना होता है, जो कि दुकान के लिए होता है। यानी कि आप जो प्रिस्क्राइब कीजिएगा दवाई यानी कि फार्मेसी का, तो आपको एक लाइसेंस और बनाना होता है, जो कि होता है मेडिकल स्टोर वाले सब जो बनाते हैं उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है आपको। तो जब आपका जब रूम हो जाता है 10 बाई 10 का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप अप्लाई करते हैं, मान लिया आपने डी फार्मा कर लिया और आपने एक रूम भी पक्के का ले लिया। जब आपने पक्का का मकान ले लिया तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आप डीआई ऑफिस जाना होगा। यानी कि आप जहाँ डीआई जो होते हैं यानी ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आपको जमा करना होता है। उसमें आपको क्या क्या जमा करना है दोस्तों, अगर आप रूम ले लिए हैं तो रूम लेने के बाद आप डीआई ऑफिस जब जाइएगा तो डीआई से क्या सलाह ले सकते हैं। डीआई से अगर आप पूछते हैं कि सर मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डीआई आपको सलाह देगा कि आपने रूम ले लिया, तो डीआई आपसे पूछेगा कि आपने रूम ले लिया है, तो आपको कहना है कि अगर आप ले लिए हैं तो कह सकते हैं कि हाँ ले लिए हैं। वो पूछेगा कहाँ लिए हैं, गांव में लिए हैं या फिर शहर में लिए हैं। तो गांव में क्या होता है, थोड़ा कम खर्च में हो जाता है, लेकिन शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो डीआई आपसे यही पूछेंगे कि कहाँ लिए हैं। तो डीआई जब अगर पूछता है आपको कि कहाँ लिए हैं, तो आप बताइए। अगर आप शहर में हैं तो शहर में बता सकते हैं, अगर आप गांव में लिए हैं तो गांव में बता सकते हैं कि आपने कहाँ लिया है। तो आप जैसे बता दिए कि सर मैंने एक जगह ले लिया है, तो जब जगह के नाम बता दीजिएगा कि मैंने फला जगह कहीं पे अपने मकान ले लिया है जो 10 बाई 10 का है और पक्का का मकान है। डीआई आपसे पूछेगा कि मकान जो लिए हो किस चीज़ का मकान है, तो पक्का का मकान रहेगा तो ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा, अदर नहीं देगा आपको लाइसेंस। तो देखेगा अब वो क्या करता है, जब आप जाते हैं डीआई के पास और डीआई आपको कहता है कि तुमने क्या किया है, तो आपसे मतलब डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आपने क्या किया है, डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है या फिर फार्मा डी किया है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो डीआई होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। यानी कि आपका जो फार्मेसी का जो डिग्री होगा यानी कि डी फार्मा का जो होगा, तो आपको मतलब देखेगा कि आपने सही से डी फार्मा किया है, आपका सर्टिफिकेट पूरा सर्टिफाई है यानी अच्छा से है या नहीं। ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के जाते हैं डीआई ऑफिस। तो वहाँ पे अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वहाँ आपका रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी जाइए तो अपना जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीरोक्स लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जब डीआई ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, ओरिजिनल घर में छोड़ देते हैं और जीरोक्स लेके चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। वो आपको जीरोक्स ही लेगा, लेकिन आपको ओरिजिनल उसके ऑफिस में लेके जाना पड़ता है। तब उसको ऑफिस में जाने के लिए आपको क्या सब लेके जाना पड़ता है डीआई ऑफिस। तो डीआई ऑफिस जाने के लिए तो बहुत सारे लोग को तो पता नहीं होता है कि हम डीआई ऑफिस क्या सब लेके जाएं और क्या नहीं लेके जाएं। तो वहाँ पहले अगर फर्स्ट बार अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेने के लिए वहाँ की क्या सब लगता है। वहाँ आपको पूछिएगा कि मेडिकल स्टोर खोलना है मुझे, वहाँ क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा। तो कहीं कहीं तो आपको चार्ट बना के टांग दिया होता है दीवार में कि आपको ये डॉक्यूमेंट सब लगेगा। अगर अदरवाइज नहीं रहता है तो आपको बता देंगे। लेकिन कितना डीआई तो ऐसा होता है कि आपको बताएंगे ना, आपको खुद यानी कि बहुत सारे परेशानी के सामना करना पड़ेगा। कुछ डीआई होते हैं जो अच्छे होते हैं, आपको सारे कुछ बता देंगे। जैसे कि मैंने बनाया था तो मुझे अच्छे से सलाह दे दिया था, ये करके लेके आओ, ये करो ऐसे करो, मुझे अच्छे से सलाह दे दिया था और मुझे अच्छे से बना भी दिया। मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी जो फिलहाल में एक डीआई आया है, तो हमारे दोस्त हैं एक, वो बोले थे कि हमको एक लाइसेंस बनाना है, तो मैंने उससे बात किया। अब वो नया डीआई आया है और वो ठीक है नहीं, वो सीधे कहता है कि ये मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उनको बोला कि सर एक लाइसेंस बनाना है तो मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पता ही था, लेकिन मुझे क्या सब लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर कुछ चेंज हो गया होगा, तो फिर मैंने उससे पूछा। वो मुझे कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, तुम खुद पता करके हाँ वो सब कुछ लेके आओ तो मैं कर दूंगा। अब मुझे काफ़ी मतलब दिक्कत की सामना करना पड़ा, मुझे पता ही नहीं था।
हाँ, मुझे अपना जो मैंने किया तो पता था मुझे कि मुझे क्या सब लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो अपडेट कर दिया क्या, मतलब वो कहा कि ये सबसे नहीं होगा, जो मैंने अप्लाई किया था जो डॉक्यूमेंट्स है, वो बोला इससे नहीं होने वाला है, आपको कुछ और मतलब कुछ और मतलब बोला इसमें लागू हुआ है, वो सब आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या ऐड करना पड़ेगा, तो फिर नहीं बोला, फिर मैंने बहुत कोशिश किया, पता किया, पता करके मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके मैंने इसको दिया। तो मैंने अपने दोस्त के लिए दिया, तो उससे क्या होगा, उससे बना दिया। दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर आपको डीआई बता देते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर डीआई अगर आपको नहीं बताता है, कुछ नहीं बताता है, तो आपको क्या सब करना पड़ेगा। डीआई जल्दी बताते नहीं है कि आपको क्या सब लगेगा, लेकिन कोई को है जो बता भी देते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक तो अपना डिग्री ले लेना है, यानी कि डी फार्मा का जो सर्टिफिकेट है आपको ओरिजिनल वाला वो ले लेना है आपको एक। दूसरा आपका आधार कार्ड ले लेना है, और एक पेन कार्ड ले लेना है। यानी कि आपका डिग्री हो गया, जो डी फार्मा का सर्टिफिकेट या बी फार्मा का जो भी हो, अपना सर्टिफिकेट ले लेना है। साथ ही आपको आधार कार्ड और पेन कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड पेन कार्ड ले लेना है। साथ ही आपको एक फ्रिज का रसीद चाहिए, क्योंकि मेडिकल में कंपलसरी है फ्रिज, फ्रिज रहना जरूरी है। यहाँ तक कि एसी भी कंपलसरी है, लेकिन एसी तो कोई नहीं लगा पाते हैं। लेकिन ये आपको जो फ्रिज होते हैं वो फ्रिज कंपलसरी है, फ्रिज आपको लगाना ही लगाना है, दुकान में एक तो मतलब रखना ही रखना है। तो यहाँ पर आपको फ्रिज के रसीद मांगेगा, डीआई बोलेगा कि फ्रिज का रसीद चाहिए, तो आपको एक फ्रिज लेना है। फ्रिज के जो रसीद होते हैं उसका आप जीरोक्स करा के आप दे सकते हैं, तो एक तो आपको वो देना है। दूसरा आपको यहाँ पे यानी आपको क्या हो गया, यहाँ पे सर्टिफिकेट हो गया आपका जो डी फार्मा बी फार्मा का, आधार कार्ड हो गया, पेन कार्ड हो गया, और फ्रिज का रसीद हो गया। साथ ही चाहिए उसे एग्रीमेंट पेपर, यानी कि आपने जो पक्के का मकान लिया है, और पक्के का मकान लिया है तो पक्का का मकान आपका कितना बड़ा है, हाँ 10 बाई 10 का है या नहीं, तो आपको एग्रीमेंट पेपर आपको बनाना होता है। जो आप रूम लीजिएगा तो उसका एग्रीमेंट चाहिए उनको, तो एग्रीमेंट पेपर का भी उसे उसका आपको देना पड़ेगा, मतलब उस डॉक्यूमेंट में। तो आपको एग्रीमेंट पेपर भी ले लेना है। एग्रीमेंट पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है कहाँ, डीआई ऑफिस। जब आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया, आपको सारा डॉक्यूमेंट हो गया है, तो आप वहाँ जाइएगा जब डीआई ऑफिस, तो वहाँ वो सारे आपको जो मतलब होता है डॉक्यूमेंट, वो सारे आपको देखेंगे। सबसे पहले तो होता है कि आप कभी जाइएगा तो एक बार में मिलेगा नहीं वो, आज जाइएगा तो कहेगा कि आज वहाँ गया है, कल जाइएगा तो कहेगा आज कहेगा छुट्टी में है, परसों कहेगा कि आज फील्ड में है। यानी एक बार में नहीं मिलने वाला है डीआई, यानी कि डीआई से मिलने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाकर के वो कहीं मिलता है। तो फिर आपका सारा मिलता है, फिर आप उसको बोलिए कि सर मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है। जब आप मेडिकल स्टोर के लिए आप उसे बताते हैं तो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो आप उसे डॉक्यूमेंट दिखाइए। जब आपका डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर वेरीफाई कर दिया उसने कि हाँ डॉक्यूमेंट ठीक है, तो आपको कहेगा ठीक है कहाँ लिए हो रूम, तो आपको पूछेगा, तो आप उस जगह के नाम बताइएगा कि मैंने फला जगह 10 बाई 10 का रूम लिया है। तो आपको क्या कहेगा, वेरीफाई कर देगा, ओके कर देगा, जो भी अमाउंट होगा उसे वो आपको बता देगा। जब मैंने बनाया था तभी तो मुझे बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 40 से 50 हज़ार मुझे हो गया था, 50 हज़ार लगा था मुझे लाइसेंस बनाने में। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, अभी जो नया डी आया है यहाँ तो अभी मतलब 70 हज़ार 80 हज़ार, यानी कि 1-1 लाख रुपया मांगते हैं लाइसेंस बनाने का। तो मुझे 50 हज़ार तक बन गया था, और अभी मैंने एक दोस्त का बनाया था तो उसको बोला था कि 80 हज़ार रुपया लगेगा। एक्चुअली इसका इतना अमाउंट होता नहीं है इन लोगों का, एक्चुअली जो होता है लाइसेंस का जो वैल्यू होता है इतना नहीं होता है, लेकिन ये लोग अपने मर्जी से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम मतलब मान के चलिए आपको 50 से 70 से 80 हज़ार रुपये आपको लाइसेंस में लग ही जाता है, 50 हज़ार प्लस ही मान के चलिए। तो आपको यहाँ एक लाइसेंस बनाना है जो कि आपको 50 हज़ार प्लस उसमें लगेगा, तो आपको बता देगा कि लाइसेंस बनाने में इतना खर्चा है। अगर अगर आप वहाँ कह देते हैं कि हाँ मुझे बनाना है, तो वह आपका जो काम है वो आगे का प्रोसेस आपको करेगा। फिर वो क्या करेगा, जब आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपना कंप्यूटर उसमें ऐड करेगा। ऐड करने के बाद आप मतलब आपसे जो पैसे मांगेंगे, तो आप उसको पैसे दे दीजिए। पैसा जब आप उसे दे देते हैं तो वो कहेगा कि ठीक है, वो आपको एक समय देगा, आपको वो समय देगा कि आपने जहाँ मकान लिया है वो मुझे दिखाओ। डीआई क्या करता है कि आपको मकान दिखता है, अगर आप कहीं मतलब दुकान खोलने के लिए जगह लिए हैं तो डायरेक्ट आपको लाइसेंस हाथ में नहीं दे देगा।
लाइसेंस हाथ में देने से पहले आपको दुकान चेक करेगा कि आपने कहाँ पे मकान लिया है। तो जिस जगह पे आप मकान लिया हुआ है उसी जगह का लाइसेंस बनता है। अगर मान लीजिए अगर आप जिस जगह पे लाइसेंस मतलब दुकान लिए हैं तो उसी जगह का वो लाइसेंस मतलब मान्य होगा। ये नहीं कि अगर आपने मतलब यहाँ से दुकान कहीं और आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो लाइसेंस वहाँ का मान्य होगा, नहीं। तो आपको फिर मतलब उसी समझिए ना, उसी लाइसेंस को उसमें कुछ न्यू ऐड करके, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के, जैसे मेरा मेडिकल का स्टोर, मेरा मेडिकल स्टोर का नाम क्या है, राजा मेडिकल स्टोर। अगर मैं राजा मेडिकल स्टोर तो है, लेकिन मैं कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो मतलब अगर होना चाहेंगे तो मेरा वो लाइसेंस मान्य नहीं होगा। मेरा वो लाइसेंस क्या होगा, मान्य नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें न्यू राजा मेडिकल स्टोर करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे जगह कहीं जाता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर उसी लाइसेंस को मतलब उसके में भी कुछ खर्चा पड़ता है, तो डीआई क्या करेगा, उसके पीछे आपको न्यू लगा देगा, न्यू राजा मेडिकल स्टोर, यानी कि आपने जगह चेंज किया इसलिए आपका लाइसेंस न्यू हो गया। और लाइसेंस का जो वैल्यू होता है आपको 5 साल का दिया जाता है, यानी कि 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है दोस्तों। तो जब आप डीआई अगर अगर आप ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद जब डीआई के पास जाते हैं तो डीआई आपको टाइम देता है कि मैं 2 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में मैं वहाँ आऊँगा। तो जब मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे मकान दिखाना। तो वहाँ जाने से पहले वो अपना आदमी सबके भी नंबर दे देंगे, फिर वो आने से पहले आपको कॉल करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मुझे मकान देखना है। फिर आप वहाँ रहिएगा मकान पे, फिर वो लोग आएंगे। जब वो आएंगे तो वो आएंगे, इंची टेप जो होता है वो सब लेके आएंगे। वो लेके आने के बाद क्या होगा, आपको मकान के पूरा अच्छी तरीक़ा से मतलब नापेंगे, क्योंकि आप जो एग्रीमेंट बनाइएगा उसमें लिखा रहता है 10x10, 10x10 का मकान। तो 10x10 का मकान जो होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि 10x10 का मकान है या नहीं। तो डीआई आपको यही चेक करता है कि ये 10x10 का मकान बनाया है या फिर मतलब ऐसे ही 10x10 का मकान है भी, या फिर मुझे इसी एग्रीमेंट में 10x10 लिख करके दे दिया है। तो डीआई क्या करता है, वो अपने सामने में आपका मकान को नापी करेंगे कि 10x10 का मकान है या नहीं। अगर आपका मकान 10x10 का नहीं होता है तो आपको क्या होगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपको लाइसेंस नहीं देंगे, कहेंगे पहले 10x10 का मकान आप लीजिए। तो 10x10 को मकान लेने के लिए आपको अच्छे से पहले नापी करेंगे। नापने के बाद मतलब क्या होगा कि आपको अगर नापी हो गया, अगर आपका मकान पूरे तरीका से अगर आपको 10x10 का मकान है तो आपको क्या करेगा, आपको लाइसेंस दे देंगे। तो लाइसेंस देने के लिए आपको फिर वहाँ से वो नापी करके चले जाएंगे। नापी करके चले जाने के बाद तो डीआई वहाँ से क्या करेगा, डीआई आपको जगह नाप करके, अगर आपका मकान 10x10 का निकलता है तो डीआई क्या होता है कि आपका मकान नाप करके वहाँ से वो चले जाएंगे। जब डीआई वहाँ से चले जाते हैं तो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपको लाइसेंस 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। फिर डीआई क्या होता है कि आपका जगह अच्छे से तहकीकात करके नाप करके चले जाते हैं। जब वो सब कुछ नाप के चले गया तो आपको समय दे दिया जाएगा कि इतना दिन में आपको कॉल कर दिया जाएगा, आप आकर के अपना लाइसेंस ले जाइएगा। जब आप जाते हैं वो मतलब जो डीआई होते हैं वो तो चले जाते हैं। इसके बाद आपको होता है कि चलो मेरा काम हो गया, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको कुछ फर्नीचर का काम करवाना पड़ता है। यानी कि जब तक लाइसेंस आपका आता है तब तक तो आपको आगे भी काम करना होता है, क्योंकि मकान में आप तो सिर्फ रूम वो आपको देख के गया है। इसके बाद क्या होता है, आपको फर्नीचर का काम करना पड़ता है, यानी कि आपका जो रैक वगैरह होता है तो रैक बनवाना पड़ता है। अब रैक बनाने के लिए आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको एक मिस्त्री को बुलाना होगा, फिर आपको फर्नीचर का कुछ सामान जैसे लकड़ी जो होता है, आपको प्लाई वगैरह जो मंगाना होगा, ये सब आपको मंगाना होगा दोस्तों। ये सब में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, रैक बनाने में, काउंटर बनाने में, ज़मीन बनाने में, ये सब क्या होता है आपको उसमें भी लगभग 1 महीना लग जाते हैं अगर अच्छे से बनाते हैं आप तो आपको ये सब भी आपको बनाना पड़ता है। तो जब आप मिस्त्री को लाते हैं, आप अपने सामान करते हैं, फर्नीचर का काम करवाते हैं। फर्नीचर का काम जब हो जाता है तो आपको क्या होता है, जब फर्नीचर का काम हो गया तब आपको कुछ इलेक्ट्रिक का काम कराना होता है, जैसे कि बिजली के बिल, जैसे कि बिजली जो होता है तो बिजली आपको लगाना है, यानी कि आपको बल्ब तो लगाना ही है, पंखा तो लगाना ही है, साथ ही आपको बोर्ड लगाना होगा फ्रिज के लिए, क्योंकि फ्रिज कंपलसरी है, तो आपको एक फ्रिज भी दुकान में रखना होगा, तो एक फ्रिज भी रख लीजिए। तो आपको ये चीज़ इतना करना है। तो जब आप क्या होता है, जब आपने फर्नीचर का काम करवा लिया, इसके बाद आपने क्या होगा, इलेक्ट्रिक का काम करवा लिया, इलेक्ट्रिक काम हो गया अगर आपको, इसके बाद आपने क्या किया, फर्नीचर का भी पूरा काम अगर आपका हो गया
तो बस आपको क्या करना है, अब अपने दुकान को अच्छे से बंद करके रख दीजिए। जब आपका लाइसेंस आ जाता है तब आप दुकान खोल सकते हैं। लाइसेंस आने में आपको लगभग किसी को तो 15 दिन या फिर हमको तो 1 सप्ताह में मिल गया था, लेकिन अभी क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी को 15 दिन, 20 दिन, किसी किसी को 1 महीना में भी मिलता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जब आपको लाइसेंस जब तक नहीं आता है तब तक आपको अपना इधर दुकान में जितना काम है आप सारा करवा सकते हैं। तो आप सारे काम करवा लीजिए। जब सारे काम करवा लीजिएगा तो आपका जब लाइसेंस बन जाएगा, तो जब आपको हाथ में लाइसेंस दे दीजिएगा दुकान को, तो आप क्या कर सकते हैं, जब लाइसेंस का आपको दे दिया तब आप क्या कर सकते हैं, अपने दुकान में दवाइयाँ ला करके रख सकते हैं। और जब आप दवाइयाँ सारे ला करके रखते हैं तो दवाइयाँ ला करके आपको रखना है, और जो लाइसेंस होता है उसका जीरोक्स करा करके आपको क्या करना है, मतलब दुकान में कहीं पे आपको चिपका देना है लाइसेंस को। लाइसेंस आपको दो तरह का दो पेज में रहेगा, एक मतलब एक आप ऊपर चिपका दीजिए, एक नीचे, या फिर फ्रेम लगा कर कहीं पर फ्रेम में डाल के टांग दीजिए। क्योंकि डीआई जब आते हैं तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपसे वो मांगेगा कि लाइसेंस कहाँ ये दिखाइए, फिर आप निकालिएगा, तो उसके पास उतना समय होता नहीं है। इसलिए आप फ्रेमिंग करवा करके लाइसेंस को रख दीजिए। जब आप लाइसेंस को फ्रेमिंग करवा कर रख देते हैं तो डीआई आपको फिर एक बार चेक करने के लिए आता है। यानी कि जब आप दुकान ओपनिंग कर लेते हैं तो दुकान ओपनिंग में आपको क्या होगा, उसके बाद डीआई एक बार फिर से आता है आपका दुकान देखने के लिए, और आपने लाइसेंस कहाँ पे लगाया है और आपका दवाई मतलब दुकान में कहाँ कहाँ कैसे क्या है सारा कुछ आपको देखेंगे। और एक चीज़ और कंपलसरी है कि अगर आपने मेडिकल स्टोर खोला है तो जो आपका रैक होता है वो रैक में शीशा कंपलसरी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन कंपलसरी है लेकिन लगाते नहीं है। मैं भी नहीं लगाया हूँ। एक्चुअली होता है क्या, आप शीशा में बार बार थोड़ा परेशानी हो जाता है उसमें, तो इसलिए। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि आपको धूल मिट्टी से दवाई बचेगा। अगर आप शीशा लगवा लेते हैं रैक में तो क्या होगा कि आपका दवाई जल्दी गंदा नहीं होगा, वो नया ही रहेगा। तो आप यहाँ पे उसमें जो आपका ये रैक होता है उसमें आप शीशा भी लगा सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, जब आप दुकान खोल लेते हैं डीआई फिर से एक बार आते हैं और आपको चेक करते हैं आपका दुकान चेक करने के बाद वो चले जाते हैं। जब इतना काम आपका हो जाता है तब आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। लेकिन आपको मेडिकल स्टोर चलाने के लिए यानी कि आपको कितना खर्चा करना पड़ता है, जानते हैं शुरू से अंत तक खर्चा कितना होता है दोस्तों। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको जो रूम लेते हैं, सबसे पहले अगर आप रूम लिया तो रूम वाले को मान लीजिए आपने 10,000, अगर आप शहर में लेते हैं तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। शहर में क्या होता है कि आप शहर में आपको एडवांस आपको 1-1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से एडवांस आपको लग जाता है। लेकिन गांव घर में ऐसा नहीं होता। गांव घर में अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो वहाँ आपको 5 से 10 हज़ार आपको एडवांस लेगा और बाकी आपको मकान 10 बाई 10 का दे देगा। अब बहुत सारे लोग गाँव घर में तो ऐसे भी होते हैं कि आपको एडवांस नहीं लेगा, आप हर महीने आप उसको पैसे दे दीजिए। आप कोई आदमी ऐसा होता है कि 1 से 2 महीने का पहले से एडवांस ले लेगा। तो दोस्तों अगर आप गांव में खोलते हैं तो आपको थोड़ा कम में हो जाएगा, और अगर शहर में खोलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने अगर शहर में खोला तो शहर में अगर आप दुकान खोलते तो कम से कम आपको 2 ही लाख अगर मान लीजिए एडवांस लिया आपको, तो मान लीजिए अगर 2 लाख रुपया अगर आपको दिया, जो मकान मालिक है अगर आपको एडवांस लिया तो 2 हज़ार रुपया ये आपका हो गया। फिर इसके बाद शहर में क्या होता है कि आपको रूम रेंट भी महंगा मिलेगा। मान लीजिए अगर 5 से 10 हज़ार रुपया आपका रूम रेंट लगेगा, तो मान लीजिए अगर आपका 5 ही हज़ार रुपया लेता है अगर रूम रेंट मकान मालिक, तो ऐसे सोच लीजिए आपका 5 हज़ार रुपया ये हो गया और 2 लाख रुपया इधर आपका एडवांस हो गया, तो 2 लाख ये हो गया। अगर आप फर्नीचर का काम करवाते हैं तो फर्नीचर के काम करवाने में क्या होता है, कम से कम फर्नीचर के काम करवाने में आपको अगर आप बढ़िया से करते हैं, डेकोरेशन करवा के अच्छे से करते हैं फर्नीचर काम, तो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपया लग जाता है। अगर आप बढ़िया से करवाते हैं तो 2 से 3 लाख लग जाता है। अगर आप हल्के में करवाते हैं तो फिर भी आपको कम से कम 1 लाख तो लग ही जाता है। फर्नीचर का काम अगर आप नॉर्मल करवाते हैं तो आपको 1 लाख लग ही जाता है उसमें, लेकिन उसी में किसी हाई क्वालिटी आप करना चाहते हैं तो उसमें आप कम से कम 3 लाख रुपया लगेगा। तो अगर शहर में तो थोड़ा हाई क्वालिटी, चूँकि तो जानते ही हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो यही यहाँ पे अगर आप शहर में हैं तो थोड़ा अच्छे जो दिखाना है आपको, यानी कि जो डेकोरेशन आता है अच्छे करना है आपको दुकान में। तो मान लीजिए अगर आपको शहर में दुकान है तो 2 से 3 लाख रुपया, मान लीजिए 3 लाख रुपया आपको लग गया पूरा डेकोरेशन वगैरह में, सारे बिजली वगैरह जितना है सारे में आपको 3 लाख रुपया लग गया। तो मान लीजिए अगर 3 लाख ये लगा, 2 लाख रुपया आपने उसको एडवांस दिया, तो 5 लाख रुपया तो आपको ऐसे ही हो गया। शहर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर में जो आप दुकान खोले हैं उसके बारे में।
तो कितना हो गया, 5 लाख रुपया हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर दवाइयाँ लाना है। तो दवाइयाँ लाना है तो दवाइयाँ में भी क्या करना है, अब आपको जो मतलब कि अगर आप दवाई दुकान में लाते हैं तो कम से कम पूरा दुकान भरने के लिए आपको कम से 3 से 4 लाख का दवा लगेगा। अगर आप पूरा अच्छे से मेल रखते हैं दुकान में तो 4 लाख रुपया आपको दवा में लग ही जाएगा। उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अभी दवा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो आपको आप थोड़ा सा भी दवा लीजिएगा तो आपको मतलब आप सोच में पड़ जाइएगा कि मैंने इतना पैसा दिया और मुझे दवा थोड़ा सा मिला। दवा चूँकि महंगा है अभी, तो आपको करना क्या है कि आपको कम से कम 4 लाख रुपये आपको दवाई में लग जाएगा। यानी कि आपको कितना हो गया, आपको टोटल 9 लाख रुपया हो गया। और यानी कि आपको 10 लाख रुपया टोटल लग जाता है एक मेडिकल स्टोर अच्छे से खोलने में। और साथ ही आपको दोस्तों, जब अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आप नॉर्मली दवाई तो जो आप चला सकते हो चला ही सकते हैं, लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखना है। अब एक बात और ध्यान में क्या रखना है आपको, कि आपके आसपास कौन कौन सी डॉक्टर बैठते हैं। यानी कि अगर आपके जहां आपने मेडिकल स्टोर खोला, आप उसके बगल में कोई है जो आपको मतलब जैसे कि ऑर्थोपेडी डॉक्टर है, यानी कि जो ऑर्थो होता है डॉक्टर, यानी कि हड्डी का डॉक्टर होता है, वो है। तो आपको ये पता करना है कि जो हड्डी के डॉक्टर है कौन सी दवा लिखता है, कौन सी कंपनी का ज़्यादा दवा लिखता है और कौन सा दवा लिखता है। तो हड्डी का डॉक्टर ज़्यादातर वो कैल्शियम की दवा, दर्द की दवा तो लिखता ही लिखता है। तो ये आपको डॉक्टर के मतलब जो डॉक्टर जो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वो दवा आपको रखना है। क्योंकि वो जब भी डॉक्टर लिखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर कोई भी पेशेंट आपके पास भी आ सकता है। एक्चुअली अभी तो होता क्या है कि हर एक डॉक्टर अपना मेडिकल स्टोर खुद ही खोल के बैठ जाता है क्लिनिक के अंदर ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर में नहीं लेते हैं, अपना बाहर में आके लिया। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये डॉक्टर कौन कौन सी दवा लिखता है। तो अगर डॉक्टर के अनुसार अगर आप दवा रखते हैं तो क्या होगा, डॉक्टर का पुर्जा भी आपके पास आएगा। तो एक तो ये है। दूसरा है आपको फिर अगर कोई बगल में कोई MBBS बैठा है, जैसे कि जनरल फिजिशियन हुआ, तो आप जनरल फिजिशियन कौन सी दवा लिखता है। यानी कि आपको चारों बगल देखना है कि हमारे मतलब इर्द गिर्द जो है, मतलब अगल बगल में कितने डॉक्टर हैं। तो इन डॉक्टर से आपको संपर्क भी करना पड़ेगा। यानी कि आप उसमें थोड़ा कुछ खर्चा पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी है जब विदाउट कमीशन आपको कोई दवा लिखता नहीं है। अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर सब जो उनके पास, उनसे मिलिए आप कि सर मेरा मेडिकल स्टोर है, आप मेरा दवा लिखिएगा तो हम आपको इतना परसेंट देंगे। तो अगर आप डॉक्टर को आप परसेंट का नाम कहते हैं कि हम अपना परसेंट इतना दवा पे देंगे, तो क्या करता है फिर आपके पास वो पुर्जा भेजता है। तो आपके पास पुर्जा भेजेगा तो उसमें भी क्या, उसमें भी आपको खर्चा पड़ेगा। कम से कम आपको डॉक्टर सबको 4-5 ही डॉक्टर है तो समझिए उसमें आपको भी 1 लाख रुपया तो उसमें चली जाएगा, क्योंकि सबको आपको अच्छे से मिला कर रखना है। तो क्या होगा, फिर सब आप थोड़ा थोड़ा पुर्जा पर सब भेजते हैं आपको, तो फिर आपका दवा की जो सेल है वो अच्छा से होगा। अब आपको करना क्या है, देखो अगर जब दवाई दुकान में जब लाते हैं तो आपको कौन कौन सी दवा लाना है दुकान में। बहुत सारे दवा दुकान तो खोल लेते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मैं कौन सी दवा मंगाऊं और कौन सी दवा नहीं मंगाऊं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें आपको ज़्यादा मतलब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जो मेन दवाई होता है वो हमको आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है और कौन कौन सी दवा रखना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के अनुसार, यानी कि डॉक्टर कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करता है, एक तो ये हो गया। अगर आपने खुद अपने अंदर डॉक्टर को बैठा लिया, मान लिया कि आपने एक मेडिकल स्टोर खोला और आपने किसी डॉक्टर को अपने अंदर बैठा लिया कि सर यहाँ पे आप 2 घंटा या 3 घंटा समय दीजिए, तो डॉक्टर क्या वो भी पैसा लेंगे, ऐसी बात नहीं, वैसे ही बैठ जाएंगे और आपका मतलब दवाई लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसको भी आपको कहीं ना कहीं से सेटिंग करना ही पड़ता है डॉक्टर को, और अपने अंदर उसको बैठाना होता है। अब डॉक्टर जैसे उसको आप बुलाएं तो आप उसके लिए एक चैम्बर बनाइए। आप जैसे आप किसी, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी डॉक्टर को अपना अंदर बैठाइएगा तो उसका बैठने का व्यवस्था तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले को ही पूरा उसका मतलब जो भी चैम्बर है, जो भी इधर आना जाना सारा है, वो मेडिकल स्टोर वाले को ही करना पड़ता है। मान लीजिए अगर मैंने किसी डॉक्टर को बैठाया तो वो डॉक्टर सब तो रईस की तरह आएंगे। अब उसके लिए चैम्बर दीजिए, साफ सफाई का व्यवस्था अलग से उसको करवाइए, वो आएंगे, वो पेशेंट देखेंगे, दवाई लिखेंगे। बाकी आपको सारा आप ही को देख रेख करना है, यहाँ तक कि उसको पैसे भी आप ही को देना है। हाँ, तो आपको ये भी करना है, प्रिस्क्रिप्शन भी आप ही को बनवाना है। अगर वो कुछ कहता है तो वो भी आप ही को करना है, यानी कि सारा कुछ आपको ही करना पड़ता है। सिर्फ डॉक्टर आएंगे और देख के पेशेंट को चले जाएंगे। तो दोस्तों यही सब आपको ध्यान में रखना है।
तो आपको आपने समझ लिया कि आपको क्या सब करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों क्या नहीं करना है, तो दोस्तों अगर कोई पेशेंट आता है तो अगर जो आपसे नहीं संभलने वाला है तो उसमें हाथ न लगाएं। बहुत सारे लोग हैं कि आपने जैसे मेडिकल स्टोर खोला और किसी गंभीर पेशेंट आ गया तो आपको उसमें हाथ नहीं लगाना है। पहले आप देख लीजिए उसको, अगर आपको समझ से बाहर है तो आप उसे रेफर कर दीजिए, आप अपने पे रिस्क ना लीजिए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं वैसे, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसने अल्कोहल लिया है, नशा करके आया है, तो उसको आपको हैंडल नहीं करना है, उसको आपको तुरंत रेफर कर देना है या फिर दूसरी जगह भेज देना है। कि कोई मान लीजिए कभी सपोज दैट कभी एक्सीडेंटल केस आ गया, तो एक्सीडेंटल केस भी अगर आता है तो एक्सीडेंटल केस में भी आपको रिस्क नहीं लेना है। एक्सीडेंटल केस में क्या होता है कि पेशेंट का काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो गया रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। इसमें आपको करना क्या है कि सपोज दैट अगर कोई शराब पीकर कोई पेशेंट आ जाता है तो आपको उसमें हाथ नहीं लगाना है। या चूंकि शराब पिया हुआ पेशेंट क्या होता है कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा नशा में होता है, तो उसे आपको रेफर कर देना है, उसमें हाथ नहीं लगाना है। या फिर कोई एक्सीडेंटल केस आ गया है तो एक्सीडेंटल केस में भी आपको क्या करना है, हाथ नहीं लगाना है, चूंकि उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया रहता है, हड्डी फ्रैक्चर हो गया रहता है, चूंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे आप रिस्क न लेकर के आप उसे तुरंत हॉस्पिटल रेफर कर दीजिए। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जैसे ही आप इन सब बातों पर ध्यान रखते हैं तो आपका जो मेडिकल स्टोर है आप काफ़ी मतलब चलने लगेगा। अब देखिए दुकान पे आपको पेशेंट लाने के लिए आपको क्या सब करना पड़ेगा। सपोज दैट आपका जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, आपको खुद से मतलब मेडिकेशन करना है। तो मान लीजिए अगर आपके दुकान पे कस्टमर नहीं है या तो आपके दुकान पे भीड़ नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ आपको फ्री सेवा देना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि वो मतलब आपके पास आ जाए। अब आपको करना क्या है, अगर बहुत सारे लोग हैं कि आप फीवर भी चेक करते हैं, मेडिकल स्टोर वाले बीपी चेक करते हैं, उसका पैसा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कस्टमर हमसे बने रहे, हमसे जुड़े रहे, तो आपको करना क्या है, ब्लड प्रेशर आप जब भी चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक करने का कुछ भी उसे पैसा नहीं लीजिए। यानी कि बहुत सारे लोग हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो उससे कहेगा मुझे पैसे दीजिए, ब्लड प्रेशर चेक कराए। अगर ऐसे करते हैं तो आपके पास क्या होगा, पेशेंट नहीं आ पाएगा जल्दी, वो सोचेगा अरे वो तो ब्लड प्रेशर चेक कराई पैसा भी ले लेता है, तो आपको ऐसे में क्या होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो और दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर आप उसको फ्री सेवा देते हैं, यानी कि अगर उसने वो आया और आपने उसे ब्लड प्रेशर चेक कर दिया, तो वो अगर मतलब जैसे कि वो बोला कि पैसा कितना होगा, अगर आपने कहा कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, हाँ जो आपको मैंने फ्री में कर दिया, मैं ब्लड प्रेशर चेक करा पैसा नहीं लेता, तो वो क्या फिर आगे भी मतलब वही सोचता है, आगे जब वो कभी किसी दवा की जरूरत पड़ता है तो आपके पास ही आएगा, कि वो आपको वो जानता रहता है कि वो दवा का मतलब दवा का पैसा लेता है, लेकिन ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं उसका पैसा नहीं लेता है। तो कभी वो ब्लड प्रेशर चेक कराने भी अगर आपके पास आएगा, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहेगा, तो आप उसे बताएंगे कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपको जाहिर सी बात जैसे आपको हाई है तो वो आपसे वो दवा मांगेगा। या फिर अगर आप उसे कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो कहेगा मुझे दवा दे दीजिए। तो आपने सिर्फ फ्री में ब्लड प्रेशर चेक किया और आपको जो दवा लेंगे उसका पैसा आपको वो दे देंगे, तो आपको इससे भी आपको फायदा है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी किसी को ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उससे पैसा न लेकर के आप फ्री सेवा दीजिए। टेम्परेचर आप फ्री में चेक कर सकते हैं, पल्स रेट होता है यानी कि जो ऑक्सीमीटर होता है उससे आप चेक कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीजन लेवल ये सब आप चेक कर सकते हैं, फ्री सेवा दे सकते हैं, ताकि आपका जो कस्टमर है पेशेंट है वो आपसे बना रहे। तो आपको ये करना है। साथ ही आपको जान लेते हैं कि अगर अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो उसे कैसे हैंडल करना है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, तो मान लीजिए उसको फीवर है, तो अब डायरेक्ट आपको मतलब ये नहीं कि फीवर है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं कि फीवर है कुछ है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं करता, चेक कुछ नहीं करता है, उसे आएंगे सीधे उसको इंजेक्शन लगा देंगे, ढेर सारे दवाइयाँ दे देंगे। तो वो होता है मतलब वो अच्छे डॉक्टर की काम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ खास करके गांव में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा चलता है कि आए और सीधे मतलब चेक किए और कह दिए कि ये हो गया ये हो गया, और ढेर सारे 2 से 3 इंजेक्शन लगा देंगे उसको। साथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, साथ ही उसको दवाइयाँ की जरूरत नहीं उतना रहता है फिर भी उसको दे देता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको मतलब जो तरीका है पेशेंट देखने का तरीका क्या है। अगर कोई पेशेंट आया है तो सबसे पहले तो उसे बैठाइए, बैठाने के बाद उससे पूछिए कि क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले आप उससे पूरा दिक्कत पूछिए। जब आप अपना दिक्कत वो शेयर करेगा आपको, तो आपको उसका जो दिक्कत है आपको अच्छे से यानी माइंड में रखना है कि उसने मुझे क्या कहा। तो आप जब उसका सारा दिक्कत आप समझ आते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है।
आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है, अगर जैसे कि आप मान लीजिए आप ब्लड टेस्ट अगर ज़रूरत है तो आप उसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको ब्लड टेस्ट जैसे कि ज़रूरत पड़े तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड जांच करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या क्या चेक करना है पेशेंट को, जब उसने आपको बता मतलब इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको पेशेंट को क्या चेक करना है। सबसे पहले तो आप उसे फीवर चेक करना है, कहीं पेशेंट को फीवर तो नहीं है, तो पेशेंट को एक फीवर चेक कर लेना है। फीवर चेक करने के बाद क्या करना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर भी आप चेक कर लिए, साथ ही आपको पल्स देख लेना है पेशेंट का कि पल्स कितना पर मिनट्स में मतलब 1 मिनट में कितना पल्स चल रहा है, पल्स रेट कितना है। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर से आप इसका पता लगा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से पकड़ करके अभी पल्स का पता कर सकते हैं कि पल्स कितना चल रहा है, तो आप इसे पता कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल देखना है पेशेंट को, पेशेंट सही से सांस ले पा रहा है या नहीं। तो ये सब आपको चेक करना है। जब आप ये सब अच्छे से चेक कर लेते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को भी लगता है कि नहीं डॉक्टर ने जब डॉक्टर भी मेरा बात को अच्छे से फॉलो किया है और मुझे अच्छे तरीके से चेक किया है। जब आप चेक करते हैं, अगर पेशेंट को फीवर है और पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहले उसे फीवर के लिए उसे दवा दीजिए। जो जो मतलब जो जो प्रॉब्लम आपको बताया है तो उनका दवा दीजिए। ना कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को 100 डिग्री या फिर 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री फीवर है, और आपने उसे चेक किया और तुरंत क्या किया, उसको इंजेक्शन लगा दिए, तो इसे ऐसे में दिक्कत हो सकता है पेशेंट को। अगर ज़्यादा फीवर रहे तो ज़्यादा फीवर में आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, सबसे पहले उसे मेडिसिन देना है। मेडिसिन देने के बाद उसे क्या करना है, उसे रेस्ट के लिए बोलिए, और बोल सकते हैं कि आप कॉटन कपड़े को ठंडे पानी से भिगो करके अच्छे से माथे पे पट्टी ले सके। माथे पे पट्टी लेने से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जल्दी लो हो जाता है। साथ ही पेशेंट को ORS का घोल पिलाना चाहिए। ज़्यादा फीवर है तो ORS का घोल उसमें आप पिला सकते हैं पेशेंट को। साथ ही फीवर डाउन करने के लिए आप टैबलेट दे सकते हैं, या पैरासीटामोल दे सकते हैं, या ज़्यादा फीवर है तो आप नीमोसिलेट दे सकते हैं। ये सब देने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तब जाकर के आप इसे दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इतना आपको करना है। तो कभी भी आप कोई भी पेशेंट आता है तो उसको अच्छे से आपको चेक करना है, अच्छे से चेक करना है, उसको प्रॉब्लम को समझना है कि उसको दिक्कत क्या है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिक्कत कुछ और बता रहे हैं, दवा कुछ और दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको बताइए कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हाँ कैसे रहना है, आप उसको सारा कुछ आप उसको बताइए। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसको डायबिटीज के बारे में बताइए कि डायबिटीज है आपको तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर कोई जैसे कि किसी को मोती झरा हो गया यानी कि टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किसी को डायरिया हो गया है तो उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो सब अच्छे से उसको बताइए। चूँकि उसको अच्छे से जब नॉलेज हो जाएगा तो क्या होगा कि वो खुद से भी मतलब अपने घर पे अच्छे से रह सकता है, और जो उसको नुकसान करेगा उसको अवॉइड करके भी वो ठीक हो सकता है। तो अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर वो क्या सोचता है कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर था जिसने मुझे अच्छे से सलाह दिया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फिर मैंने नहीं खाया, दवा खाया तो मैं ठीक हो गया। तो क्या होगा, दूसरे आदमी से भी वो जाके बात करेगा कि ये फला जगह चले जाइए, और वहाँ जाएगा तो वहाँ क्या होगा, आपको दवा देगा, ठीक हो जाएगा। अभी मैं खुद अपना मेडिकल स्टोर खोला हूँ तो मुझे पता है मैं जिसको दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ, तो जब मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ तो जो पेशेंट होते हैं वो जब ठीक होते हैं तो दूसरे पेशेंट को भी खुद भेज देते हैं। अभी आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने बताया कि मुझे फला आदमी ने भेजा था आपके पास, चूँकि आपका दवा लिया तो उसने ठीक हो गया, तो वो बोला है कि उसके पास जाइए, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर मैं उससे अच्छे से प्रॉब्लम पूछ लिया हूँ, और उसका इसके बाद प्रॉब्लम पूछ करके मैंने उसका ट्रीटमेंट किया हूँ। इससे पहले भी एक आदमी आया था तो इसे बोला था तो उसको भी मैंने दिया तो वो भी ठीक हो गया था। तो आपको क्या होगा, जब पेशेंट का आप अच्छे से मतलब अच्छे से उसका बात को फॉलो कर लेते हैं, और पेशेंट अगर अच्छे से टाइम पे दवाई खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है ठीक होगा ही होगा, ठीक नहीं होने की बात नहीं है। अब ठीक कहाँ नहीं होता है पेशेंट क्या होता है, लापरवाही कर देते हैं। यानी कि जो दवाइयाँ होता है, अगर आप डॉक्टर उसको देते हैं खाने के लिए, या फिर अगर आप उसको देते हैं दवाई टाइम पे खाने के लिए, तो क्या होता है कि टाइम पे दवा खाता नहीं है। अब क्या होता है कि अभी सुबह शाम का दवा है तो नहीं खाता है, जो दोपहर का दवा है वो सुबह में खा लेता है, जो सुबह का दवा है वो रात में खाता है। यानी कि दवा मतलब दवा का कुछ टाइमिंग नहीं होता है, यानी जब मन हुआ उसने खाया, नहीं मन हुआ तो नहीं खाया। तो ऐसे में क्या होता है, जो पेशेंट है उसका दुख क्या होता है, और बढ़ता ही है। अगर आप दवा सही से नहीं खाइएगा तो आपका क्या होता है, दुख बढ़ता है, दुख घटेगा नहीं बल्कि आपका दुख और बढ़ेगा।
तो इसलिए आप कोई भी दवा लिखता है डॉक्टर, छोटा से छोटा दवा पैरासीटामोल में क्यों नहीं है, अगर पैरासीटामोल का जो डोज बता दिया है आपको 2 से 3 टाइम, तो आपको उस टाइम में लेना है। क्योंकि जब डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करता है तो सोच समझ के करता है कि कितना कितना इसके बॉडी में कितना, जैसे पैरासीटामोल ही दिया तो कितना पैरासीटामोल, कितना एमजी की जरूरत है आपके बॉडी में, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपको देता है। अब क्या, अगर आप नहीं खाइएगा तो क्या होगा, आपको ठीक नहीं होगा, जबकि आपका केस और बिगड़ जाएगा। तो आपको ये करना है। कोई भी दवा अगर आप लेते हैं तो आप कोई भी दवा अगर आप लिए तो दवा लेने के बाद तुरंत आपको कहीं जाना नहीं है। दवा लिए 5 मिनट आप रेस्ट कीजिए, इसके बाद आपको कहीं जाना है। और कोई भी दवा लेते हैं तो एक ही बार सारे दवा नहीं खाना है, आप एक मिनट 2 मिनट गैप करके आप दवा खा सकते हैं। अगर कोई छोटा छोटा मेडिसिन है तो एक बार में आप 2 से 3 खा भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा बड़ा सा टैबलेट है तो आप उसे एक सिंगल सिंगल करके खाइए और 1-2 मिनट गैप करके खा सकते हैं। तो इतना आप कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपने मेडिकल स्टोर खोल लिया है तो आपको मेडिकल में क्या क्या रखना है, कौन कौन सी दवा रखना है, कौन कौन सी दवा रखना जरूरी है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोल लिया, आपको पता नहीं कि हम कौन सी दवा मेडिकल स्टोर में रखें। दवाई इतना है कि जाहिर सी बात है, अभी मैं भी कम से कम अपना मेडिकल स्टोर में 4 साल से खोला हूँ, और मुझे भी अभी तक ये सारा दवाई की मतलब बारे में मुझे अभी तक मतलब मेरे दुकान में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे दवाइयाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसा दवाई है जो नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। जब कोई कस्टमर जब आता है, कोई पेशेंट आता है लेने के लिए, तब मैं खोजूंगा तो नहीं मिलेगा, तब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर लिख लेता हूँ और दवा मंगा लेता हूँ। क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोगों को इतना पता नहीं होता है, और बहुत सारे कंपनी का दवाइयाँ हैं। अब एक ही दवाई लाखों कंपनी बनाता है। दवाई एक ही, जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल क्या होगा, लाखों कंपनी बनाता होगा। तब जाहिर सी बात है, अब एक पैरासीटामोल लाखों कंपनी का तो लाके मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि अगर सब कंपनी का लाके मैंने रखना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, सिर्फ पैरासीटामोल से दुकान भर जाएगा। तो जो ब्रांड होता है वो ब्रांड आप लाके रख सकते हैं। देखिए मार्केट में अगर पैरासीटामोल आप लेने के लिए जाइए तो आपको 99% आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है डोलो। 99% डॉक्टर क्या करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है, डोलो 500 mg या डोलो 650 है, पैरासीटामोल है। जबकि देखिए पैरासीटामोल में कितना आता है, डोलो आता है, कालपोल आता है, क्रोसिन आता है, मेटासिन आता है, हाँ सोमो एल आता है, बहुत सारा आता है 650 में। लेकिन क्या है, जो पेशेंट क्या है, अब उतना तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को कोई डॉक्टर अगर लिख देता है डोलो, अगर आप वो मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए अगर उसको कालपोल दिया जाए तो क्या कहेगा कि ये दवाई मतलब सही नहीं है। अब उसको कौन बताए कि मतलब ये भी पैरासीटामोल है, बस इसका कंपनी अलग है, तो वो भी पैरासीटामोल होता है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पैरासीटामोल का कोई भी कंपनी मिल रहा है, अगर पैरासीटामोल है तो आपको ले लेना है। लेकिन ज़्यादातर जो पैरासीटामोल चलता है अभी मेडिकल स्टोर में वो होता है कालपोल, डोलो, क्रोसिन। ये 3 दवाई जो है कुछ ज़्यादा आपको मतलब फेमस है। ये 3 कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, डोलो या फिर कालपोल या फिर क्रोसिन, ये 3 ठो आपको प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेंगे। तो आपको मेडिकल स्टोर आप जब भी खोलते हैं तो इसमें आपको यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट यानी कालपोल, क्रोसिन और डोलो, ये 3 दवाई आपको रखना ही रखना है। क्योंकि ज़्यादातर आप ये 3 दवाई के लिए पेशेंट आपके पास आएंगे। तो एक आपको कालपोल यानी पैरासीटामोल रख लेना है। साथ ही आपको यहाँ पर पेन किलर के रूप में ज़्यादातर अभी गाँव में तो ज़्यादातर चलता है कम्बीफ्लाम। तो आपको कम्बीफ्लाम टैबलेट भी आपको रखना ही रखना है। क्योंकि कम्बीफ्लाम लोग ऐसे भी लेके खा लेते हैं। ऐसे तो कोई भी दवा विदाउट डॉक्टर को नहीं खाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब नहीं करे, तो अगर कोई डॉक्टर है अगर आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है कोई भी दवाई, तो आप अपने मर्जी से दवा न ले, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लिए। अगर आपका कोई फार्मेसी है तो आप फार्मेसी भी सलाह ले सकते हैं। तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपना डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो होता क्या है कि गांव घर में या फिर मार्केट में कहीं भी आपको क्या होता है कि ज़्यादातर शहर में भी ज़्यादातर अभी कम्बीफ्लाम टैबलेट जो है ज़्यादा फेमस हो गया है। किसी को सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, क्या करता है, एक कम्बीफ्लाम लिया और खा लिया। इसलिए कि कम्बीफ्लाम का प्राइस बहुत कम है, 2 से 3 रुपये में आपको मिल जाता है। तो क्या होता है, आदमी गया और मतलब वो बताएंगे भी नहीं कि आपको उसको दर्द है या क्या है, नहीं है, अब सीधे क्या आएगा, कम्बीफ्लाम लेके खा लेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पेट दर्द रहेगा तो कहेगा कम्बीफ्लाम खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब बताइए उनको कौन समझाए पेट दर्द की दवा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैं कम्बीफ्लाम खाता हूँ तो मुझे पेट दर्द ठीक हो जाता है। अब उनका ये चीज़ क्या होता है, इसके माइंड के ऊपर काम करता है। उसका माइंड जब वो दवा खाता है तो इसका माइंड ही बोल देता है, माइंड इसका क्या होता है, मतलब कह देता है कि आपका पेट दर्द ठीक हो गया। अगर नहीं खाता है तो उसको ये लगता है कि मुझे पेट में दर्द,
लेकिन सच तो ये कि उस पेट में दर्द होता ही नहीं रहता है। तो इसलिए आपको जब भी अगर कोई दवा की जरूरत पड़ता है तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह से दवा खाइए। तो दुकान में आपको क्या रखना है, एक आपको पैरासीटामोल रखना ही है, साथ ही कम्बीफ्लाम टैबलेट आता है यानी वो भी रखना है आपको, साथ ही आपको जीरोडल पी टैबलेट आता है, जीरोडल एसपी टैबलेट आता है। ये सब क्या है, एक फेमस ब्रांड है, तो ये सब आपको मेडिकल स्टोर में रखना है। यानी कि जो दवा बिकने वाली है, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं भी करता है तो पेशेंट अपने मर्जी से भी आके ले लेते हैं कि मुझे जीरोडल दीजिए या फिर जीरोडल पी दे दीजिए या फिर एसपी दे दीजिए। तो ये आपको ये सब आपको रखना है। जैसे कि इनो हो गया, ये आपको रखना है, ओआरएस रखना है, इलेक्ट्रल पाउडर रखना है, हाँ साथ ही आपको जाइम रखना है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन रखना है, जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन हो गया, मोन्टाज इंजेक्शन हो गया, ओडिसेफ इंजेक्शन हो गया। साथ ही आपको एविल इंजेक्शन तो रखना ही रखना है, क्योंकि एविल आपको बहुत काम आएगा, तो एविल आपको रखना ही रखना है। एविल इंजेक्शन रखने से आपको ये होगा कि अगर किसी पेशेंट को कोई दवाई रिएक्शन कर जाता है तो आप उसे एविल टैबलेट या फिर इंजेक्शन देके उस रिएक्शन को दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मतलब कोई आदमी है जिसने कोई दवा खाया और दवा खाते ही उसे रिएक्शन करेगा, उसके बॉडी पूरे बॉडी में रेडनेस हो गया, चकत्ता हो गया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो आप अगर ज़्यादा है तो आप एविल और डेक्सोना का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। अगर कम है तो आप यहाँ पर सेट्रिजिन या फिर लिवोसेट्रिजिन टैबलेट यहाँ पर आप दे सकते हैं एलर्जी के लिए, जो कि उसका रिएक्शन को काट सके। तो आपको आपको दुकान में क्या करना है, ये आपको एविल रखना ही है, एविल का इंजेक्शन भी आता है वो भी रखना है, साथ ही एविल का टैबलेट आता है वो भी आपको रखना है। तो इतना आपको ये सब रखना ही रखना है, चूंकि ये सब जरूरी है, तो ये भी रखना है। साथ ही यहाँ पर आपको सिप्लाडिन का लोशन रखना है, सिप्लाडिन लोशन रखना है, क्रेप बैंडेज रखना है, और जो बैंडेज आता है वो भी आपको रखना है, ड्रेसिंग बैंडेज जो आता है वो भी आपको रखना है। अगर कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आता है जो कि और किसी को मतलब जैसे कि कोई मतलब कपाड़ फूट गया हो या फिर हाथ पैर में चोट लगे हो जिससे ब्लड निकल रहा हो, तो बिटाडिन से ये होगा, बिटाडिन लोशन आप कॉटन में डाल के डाल दीजिए तो क्या होगा, ब्लड उसका बंद हो जाता है। तो उसका ब्लड क्या होता है, बंद हो जाता है। अगर ब्लड बंद हो जाता है तो ब्लड बंद होने के बाद आप उसे वहाँ पे पट्टी एंड ड्रेसिंग कर सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिप्लाडिन का लोशन भी रख सकते हैं, बैंडेज भी आपको रखना ही रखना है। साथ ही आपको यहाँ पे सिप्लाडिन का ऑइंटमेंट आता है, ये भी आपको रखना है। साथ ही आपको यहाँ पर आपको बर्न हिल आता है क्रीम, अगर कोई पेशेंट है जो जल गया है तो अगर कोई जल गया है तो आपको यहाँ पे ऑइंटमेंट की जरूरत पड़ता है, जो कि आता है बर्नॉल और बर्न हिल, दोनों नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। तो और आपको रखना ही रखना है, अगर कोई पेशेंट है जो जल गया है तो उसको आपको ये चीज़ देना है, तो आपको ये भी रखना है। साथ ही आपको यहाँ पे बच्चे के जो सिरप आते हैं, जैसे कि कालपोल सिरप आते हैं, क्रोसिन सिरप आते हैं, मेटासिन सिरप आते हैं, कमीफ्लाम सिरप आते हैं, ये सब सिरप आते हैं बच्चे का। इसके बाद फ्लैक्सन सिरप आते हैं। तो ये सब भी आपको रखना है अपने दुकान में। अगर कोई बच्चा आता है, अगर कोई बच्चा को दर्द कर रहा है दांत में या फिर कान में, तो यहाँ पर आप यहाँ पे जैसे बच्चा के लिए कमीफ्लाम सिरप दे सकते हैं या फिर आप उसे फ्लैक्सिन सिरप दे सकते हैं। साथ ही एंटीबायोटिक आपको रखना है, एंटीबायोटिक सिरप जैसे क्लैबम सिरप आता है, क्लैबम आता है, क्लैबम बिड आता है, क्लैबम फोर्ट आता है, टैक्सिमो सिरप आता है, टैक्सिमो ड्रॉप आता है, ओडिसेप सिरप आता है, ओडिसेप ड्रॉप आता है, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सब आपको रखना है। तो ये भी आपको रख लेना है। और जब भी कोई पेशेंट आता है तो आपको उससे पूछ करके उसको प्रॉब्लम क्या है, तो अगर आप उससे पूछते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है तो वो पूछ करके आप उसे दवा दे सकते हैं, तो दवा दे सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा आता है तो बच्चा को भी आपको अच्छे से देख लेना है कि बच्चे को दिक्कत क्या है, तो दिक्कत के अनुसार बच्चे को टैबलेट न दे करके सिरप दीजिए। बहुत सारे गाँव घर में क्या होते हैं, बच्चे के लिए भी टैबलेट लेने आ जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कभी भी बच्चे को टैबलेट न दें, क्योंकि बच्चा को टैबलेट देने से बहुत खराबी करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये कम्बीफ्लाम टैबलेट जो आता है, फ्लेक्सन टैबलेट आता है, छोटे छोटे बच्चों को आधा खिला देते हैं, जिससे समझिए अगर वो बच्चे सियान वाला टैबलेट वो बच्चे को खिलाएंगे, उसका लीवर फेल होगा कि नहीं, किडनी फेल हो जाएगा। लेकिन आदमी सब गाँव भर में समझता नहीं, वो क्या करता है कि वो पूरे के पूरे मतलब लेके आया अपना वाला टैबलेट, बच्चे को तकलीफ है, वो खुद अपना वाला टैबलेट का आधा तोड़ के उसे खिला देते हैं। उसे क्या लगता है कि ठीक हो जाएगा, जबकि ठीक नहीं होगा, उसे और दिक्कत ही होगा। तो कभी भी अगर आपके बच्चा है 5 साल या 12 साल से नीचे हैं, अगर आप 8-10 साल के बच्चा है जो दवा निगल लेता है
तो उसको तो कुछ हद तक दे सकते हैं। 10 से 12 साल बच्चा को आप दवा थोड़ा दे भी सकते हैं, आधा। हाँ, सियान वाला टैबलेट जो 10-12 साल के बच्चे को आप आधा दे भी सकते हैं। लेकिन 5 साल 6 साल 7 साल का जो ये सब जो बच्चे होते हैं, उनको कभी भी आप टैबलेट न दें, आप कभी भी टैबलेट देने की कोशिश भी ना करें। उसके लिए सिरप आता है, आप उसे सिरप दें। जो साल भर से छोटा के बच्चा, उसके लिए कंपनी पहले से ऑलरेडी ड्रॉप बनाता है। कंपनी देखिए, कंपनी रहता तो बच्चे के लिए भी टैबलेट बना देता, लेकिन कंपनी क्या करता है, बच्चे के लिए टैबलेट नहीं बनाता है। कुछ कुछ टैबलेट है जो बच्चे के लिए बनता है, तो वो भी कौन बच्चे के लिए, जो बच्चे मतलब यानी कि जो दवा आसानी से निगल ले, उसके लिए। अब इतना छोटा 4 साल 2 साल बच्चे के लिए मतलब कंपनी नहीं बनाता है। तो बच्चे को आपको क्या करना है, बच्चे को आपको यानी कि टैबलेट नहीं देना है, बच्चे को सिरप देना है। तो आप यही बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई गार्जियन है, कोई अगर गार्जियन अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने बच्चे को कभी भी कोई टैबलेट न दें विदाउट डॉक्टर की सलाह। आप किसी को भी, बच्चा अगर आपके घर में है तो कोई भी दवा विदाउट डॉक्टर की सलाह आप उसे न दे, चूंकि बच्चा है तो उसे खराबी कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो आपको यह नहीं देना है। तो आपको तो मैं सारा आपको सिस्टम तो सारे बता दिए हम आपको, कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगता है। तो आपको मैंने शुरू से अंत तक सारा बता दिया मैंने, कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ पे जमा करना है, कितना खर्चा पड़ता है। हाँ, ये सब आपको सारा बात आपको मैंने बता दिया। दोस्तों, अगर आप शहर में खोलते हैं तो शहर में आपको 5 से 10 लाख रुपए लग ही जाता है। अगर आप हाई फाई में खोलते हैं तो 10 लाख मान के चलिए। अगर नहीं, अगर आप खोलना चाहते हैं अगर गांव में, तो गांव में आपको बहुत कम से कम में हो जाता है, क्योंकि गांव में लोग उतना मतलब जितना फॉर्मेलिटी होता है उसका पूरा करता नहीं है। तो गांव में कम से कम में भी हो जाता है, जैसे कि गांव में आपको 4 से 5 लाख में भी आपका काम हो जाएगा। गांव में अगर आप करते हैं तो 5 लाख तक आपका काम हो जाएगा। मेडिकल स्टोर आप 5 लाख में खोल सकते हैं। लेकिन यही अगर आप रिटेल की अगर होलसेल आप करते हैं, तो होलसेल करने के लिए आपको कम से कम 50 लाख की जरूरत पड़ता है। तो होलसेल में बहुत सारी दवाइयाँ मंगाना पड़ता है। अगर रिटेल में क्या होता है, आप 5 पत्ता 10 पत्ता या फिर एक डब्बा कोई भी दवा मंगाएगा। लेकिन ये होलसेल आदमी करता है, तो होलसेल के लिए वहाँ पे आपको कार्टून मंगाना होता है, यानी कोई भी चीज़ के एक कार्टून केस मंगाना पड़ेगा, यानी कि 10 डब्बा मंगाना पड़ेगा। तो होलसेल में ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटेल में आपको शहर में खोलते हैं तो 10 लाख तक आपका लग जाएगा। अगर गाँव में खोलते हैं तो 5 लाख तक का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इतना खर्चा पड़ता है। और जब खर्चा पड़ता है तो फिर मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना है, कैसे डीआई के पास जाना है, डीआई आपको क्या कहता है, डीआई आपको जगह नाप के जाएगा। अगर कोई भी फॉल्ट अगर आपको निकलता है उसमें, तो आपका क्या होगा, आपका ये जो लाइसेंस होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही आपको क्या करना है, जब आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, जब आप मेडिकल स्टोर भी खोल लिए, तो आपका सारा जब मेडिकल चलने भी लगा, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उस पर तो आपको दवा दे ही देना है। साथ ही आपको कोशिश करना है कि मैं खुद से प्रैक्टिस करूं। चूँकि फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको दवा के बारे में तो अच्छे से नॉलेज होगा। तो आप कोशिश करें, ये नहीं कि डॉक्टर ने मेरा पुर्जा डॉक्टर लिख रहा है तो हम उसी पे काम कर रहे, नहीं। आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका प्रैक्टिस रहेगा तो पेशेंट आपसे सलाह लेंगे, और आपसे सलाह लेंगे तो आपका मेडिकल स्टोर कुछ ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो आपको यहाँ करना क्या है कि पेशेंट आता है तो पेशेंट को आप खुद से हैंडल कीजिए। यानी कि अगर ज़्यादा, अब ये नहीं कि आप इमरजेंसी पेशेंट को आपको मतलब हैंडल करना, नहीं। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट आता है जो कहता है कि मुझे सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, ये सब कहता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ही आता है पेशेंट, तो मैं खुद से सारे कुछ उसे कर लेता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ता है टेस्ट का तो मैं उसे टेस्ट भी करवा लेता हूँ। जहाँ एक्सरे की जरूरत पड़ता है तो मैं उसे एक्सरे भी करवाता हूँ। अगर नहीं करता है तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं तो बोल देता हूँ कि आपको इस चीज़ का जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की था, उसको काफ़ी तेज पेट में दर्द था, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। तो मैंने उसे सलाह दिया कि आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है। उसे गार्जियन बोला कि नहीं, मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगा, जो दवा दे दीजिए। तो मैंने उसे कहा कि देखिए, दवा देने के लिए कुछ नहीं, दवा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जिस तरीका का उसको दर्द है, तो दर्द को ठीक करने के लिए यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है इनको। या आप मेरे पास कराइए या फिर अदर जगह भी कहीं लेके जाइएगा, तो डॉक्टर इसको सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड लिखेगा ही लिखा। मैं तो आपको पहले दवा भी दे दिया हूँ, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ही कराएंगे। हो सकता है अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ब्लड जाँच भी कराएंगे लीवर के लिए। हो सकता है आपको एक्सरे केयूबी भी करा सकते हैं।
तो वो सब इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद आपको दवा चलाएंगे जो प्रॉब्लम निकलेगा। लेकिन हम जो और हम लोग क्या करते हैं कि अगर पेशेंट आता है तो हम लोग जो काफ़ी दवा तो हम दे ही देते हैं, जो दर्द से जुड़ी दवा होता है, जो उसमें ज़रूरत होता है, मैं इन्वेस्टिगेशन से पहले उसे दे देता हूँ। बाद में जब देखता हूँ देने का, जब इन्वेस्टिगेशन करा लेता है, देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम जो निकलता है, फिर उसी में ऐड जो प्रॉब्लम निकलता है उसमें ऐड कर देता हूँ दवा। और ऐसा बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं। आप हम किसी को बोलेंगे कराने के लिए तो क्या कहेगा, अरे नहीं पैसे खर्चा हो जाएंगे, दवाइयाँ दे दीजिए। तो ऐसे नहीं होता है। पैसा देखिए, पैसा तो खर्चा आपको कहीं भी जाए पैसा तो खर्चा होना ही है। लेकिन ये है कि अगर आप शुरू में कराते हैं तो आपको कम पैसा लगेगा, अगर यही चीज़ अगर आप बाद में कराते हैं तो ज़्यादा पैसा लगेगा। क्योंकि अभी इसको कम प्रॉब्लम है, अगर आप इसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा तो इसका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही जाएगा। तो जब उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा तो आपका खर्चा भी बढ़ता ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ता है। तो मैंने उसे बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो उसने बोला कि नहीं करवाऊंगा। तो मैंने उसे दवा दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, उसने वो आराम हो गया। 2 दिन के बाद फिर आता है कि मुझे कहता है कि देखिए फिर से दर्द स्टार्ट हो गया, जब तक दवा खाता है तब तक ही दर्द रहता है, दवा का असर खत्म हो तो दर्द होता है। मैंने उसको फिर से बोला कि आप जाँच करवाइए, जाँच करवाइएगा तभी मैं उसका समझ पाऊंगा ना कि एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप नहीं कराते हैं तो आपकी मर्जी है, आप अपना पैसा खर्चा कीजिए दवाइयाँ में। लेकिन ज़्यादा दवाइयाँ देना भी ठीक नहीं है इसको। तो फिर जब मैंने इतना समझाया कहा तो उसने कहा ठीक है, आप कह रहे तो मैं करवा लेता हूँ। तो मैंने उसका एक अल्ट्रासाउंड लिखा और एक एसजीपीटी और एसजीएटी ब्लड टेस्ट लिख दिया मैंने। तो जब मैंने एसजीपीटी एसजीओटी और एक अल्ट्रासाउंड लिखा मैंने, तो उसने इन्वेस्टिगेशन करा के आया। जब रिपोर्ट लेके आया तो इसका जो लीवर था वो ठीक था, हल्का बढ़ा हुआ था। तो मैंने सलाह दिया कि उसे ठंडा सामान खाए और ज़्यादा तेल मसाला न खाए। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखा तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में था नेफ्रोलिथिसिस यानी कैलकुली, यानी कि उसको किडनी में स्टोन था। तो किडनी में स्टोन था तो मैंने उसको बताया कि आपके पेशेंट को किडनी में स्टोन हो गया है, जो इसी कारण इसका पेट में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि स्टोन कैसे हो गया। तो देखिए अब स्टोन कैसे हो गया ये तो छोड़िए, स्टोन हो गया तो हो गया। अब स्टोन होने का बहुत सारे कारण है। अब स्टोन क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, खान पीन से होता है। आजकल जो खान पीन चलता है जिससे होता है। अजल आप होता क्या है कि बहुत सारे लोग अब तेल मसाला ज़्यादा यूज करने लगा है। तो मार्केट का जो तेल मसाला होता है उससे भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो आपको यही सब हम उसको बोले कि ये सब आपको नहीं करना है। तो मैं उसको अभी चला रहा हूँ, किडनी स्टोन का दवा सब दिया हूँ, दर्द की दवा तो अभी चल रहा है। तो थोड़ा ठीक है पेशेंट। आज भी आया था मेरे पास, बोला कि मैंने पूछा उससे तो बोला कि अभी दवा खा रहा तो आराम है। तो मैंने कहा कि जब किडनी में स्टोन है तो उसको पानी, बोले थे सलाह दिए थे हम कि उसको पानी जितना हो सके पानी पिलाइए। क्योंकि जितना पानी पिएगा तो क्या होता है, किडनी का स्टोन जब पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो किडनी स्टोन का जो किडनी स्टोन जो होता है उसमें खतरा नहीं है। वो क्या होता है कि वो आप पेशाब के रास्ता से वो क्या होता है बाहर आ जाता है, किडनी स्टोन निकल जाता है। हाँ, यही अगर गॉल ब्लैडर में होता है तो उसे ऑपरेशन कराना होता है, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। तो उसे किडनी में था तो मैंने बताया, फिर मैंने उसका दवा दिया। तो फिर अभी पेशेंट फिलहाल ठीक है। तो मैंने उसको गार्जियन को कहा कि देखिए अगर यही चीज़ अगर आप पहले करा लिए होते तो फिर आपको इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा, जरूरत नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट करवाने के लिए तो मतलब अदर दूसरी जगह जाएगा तो आपको टेस्ट नहीं करवाएंगे। मैं तो थोड़ा सा टेस्ट लिखा हूँ, लेकिन यही अगर आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ आपको ढेर सारा टेस्ट लिख देता है। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे जांच लिख देगा, अल्ट्रासाउंड भी लिख देगा, एक्सरे भी लिख देगा, तरह तरह के खून जांच लिख देता है, एलएफटी लिख देगा, केएफटी लिख देगा, सीबीसी लिख देगा, मतलब बहुत सारे टेस्ट आपको जांच लिख देता है। तो इतना आपको वहाँ करना पड़ता है। तो ऐसे आपको इस सबसे बचना है। अगर आपको कोई नज़दीकी डॉक्टर अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो उसकी बात को फॉलो कीजिए कि हमको ये क्या कह रहा है। क्योंकि वो तो आपको बोलने का भी मौका, अगर आपको गांव घर में किसी डॉक्टर है तो अगर आप उसे कुछ कहते हैं तो आपके बात सुनेगा भी। अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से आप मिलते हैं तो सबसे पहले तो उसे 500-600 रुपया फीस देकर के आप उससे मिलते हैं, लेकिन कितना देर के लिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए। फिर दोबारा आप उससे मिलने के लिए आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन वो आपसे नहीं मिलेगा। फिर अगर आप कितना भी कोशिश कर लिए तो आप क्या होगा, आपसे जल्दी नहीं मिलेगा, कहेगा दवा लिख दिए हैं, दवा चलने दो, ये होने दो, ये होने दो, तरह तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो फिर आपको 10-15 मिनट के मिलेगा भी, 5 मिनट के लिए। फिर आप उससे प्रॉब्लम बताते हैं कि नहीं ठीक हुआ तो फिर ढेर सारा वो जांच लिख देगा, फिर ढेर सारा दवाइयाँ आपको लिख देगा। तो आपको इन सब चीज़ से बचना है।
अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको गांव का ही डॉक्टर क्यों नहीं है, अगर आपको कह रहा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा है, अगर कह रहा है वो नमक नहीं खाने के लिए, तो आपको नमक नहीं खाना है। मीट अंडा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जरूरी नहीं कि अगर आप मीट अंडा खाइएगा तो ही जिंदा रहिएगा, नहीं, आप यहाँ दाल रोटी सब्जी सब दूध भी खा करके आप जिंदा रह सकते हैं। तो आपको इतना करना ही करना है, आपको किसी के बातों में बहकावों में नहीं आना है। दोस्तों यही सब ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है। और कोई भी अगर आप काम करते हैं, कोई भी सलाह लेते हैं किसी से, तो आप उस पर मतलब ध्यान दीजिए कि अगर सामने वाला ने मुझे क्या कहा। अभी देखिए एक डायबिटीज की पेशेंट है, उसको काफ़ी डायबिटीज बढ़ा हुआ था, यानी कि उसके 500 प्लस था डायबिटीज। तो अभी उसको इंसुलिन चल रहा है, चूँकि 500 से 500 प्लस था, 536 था, तो उसमें दवाइयाँ तो काम करेगा नहीं। तो अभी उसको इंसुलिन 2 टाइम चल रहा है और साथ में डायबिटीज का दवाइयाँ भी चल रहा है। अब वो क्या करते हैं, चोरी छुप के कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन जब मैंने उसको मना कर दिया है कि आपको यहाँ जैसे कि चावल हुआ, हाँ आलू हुआ, चीनी हुआ, आम अंगूर केला, ये सब आपको नहीं खाना है, चूरा नहीं खाना है, ये सब मैंने मना कर दिया है। फिर भी क्या करते हैं, वो कभी कभी चोरी छुप के खा लेता है। तो मैंने उसे कहा कि आप चोरी छुप के खाते हैं, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको ही है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और यही सब बातें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको जो डॉक्टर हैं आपको जो चीज़ का सलाह देते हैं तो आप उस चीज़ के फॉलो कीजिए, जो चीज़ मना करते हैं वो चीज़ मत खाइए। हाँ, तो दोस्तों यही सब था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मेडिकल स्टोर खोलने से लेकर के, हाँ, और क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है, कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे आपको मेडिकल स्टोर चलाना है, क्या आपको पेशेंट को सेवा देना है, तो इस सब चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।